हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आपको पता है कि हम लोग क्लास 12th में एक सीरीज लेके चल रहे हैं जो कि 100 टॉपिक की हो रही है। और इस सीरीज के अंतर्गत हम फर्स्ट बुक से 50 टॉपिक और सेकेंड बुक से 50 टॉपिक को कंबाइन करके एक सीरीज बनाए हुए हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए सारे टॉपिक उसमें एड ऑन है। तो अगर आप यहां से पढ़ते हो, चीजों को समझते हो, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% नंबर, बहुत अच्छी स्कोर आप करेंगे। चलो, तो आज हम बात करने वाले उसी सीरीज में लेक्चर नंबर 8 हमारे पास होने वाला है। और टॉपिक का नाम होने वाला मुख्य रूप से गॉस की प्रमेय, गॉस की थ्योरम। तो आज की इस क्लास में जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? गॉस की प्रमेय है। हट जाओ मच्छर भाई, क्या है? गॉस की प्रमेय है। तो गॉस की प्रमेय के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलो, तो टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का गोल। तो आज का गोल हमारा क्या है कि आज हमें मुख्य रूप से तो पढ़ना है टॉपिक नंबर 9। टॉपिक नंबर 9, 100 टॉपिक में से आज हम लोग टॉपिक नंबर 9 पर पहुंचे हैं पढ़ते हुए। ये पूरी सीरीज है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है 2025 योद्धा सीरीज, वहां से आप इस चीज को देख सकते हो। तो मेन टॉपिक तो हमारा है आज की क्लास का गॉस का नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉसस थ्योरम, जिसको हम पढ़ेंगे। बट इस नियम पर आने के पहले या इस डेरिवेशन पर आने के पहले सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, आवेशों का वितरण, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब आवेश कैसे बढ़ते हैं, आवेश कैसे फैलते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलो, तो तीसरा टॉपिक हमारे पास क्या है आज की क्लास में? आवेशित लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम लोग को एक डेरिवेशन भी करना है, और ये डेरिवेशन 2024 में यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर में भी आया हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। चलो ठीक है, तो अपने सफर को हम लोग बढ़ाते हैं आगे। और हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है आवेशों का वितरण। क्या आता है? आवेशों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बहुत आसान सा है, बहुत प्यारा सा है, सुनिएगा, समझिएगा। देखो, जैसे मान लो कि अभी तक क्या पढ़ा हम लोगों ने लास्ट की क्लासेस में, सब में हमारे पास कोई चार्ज होता था, और उस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उसको हम निकालते थे। तो कभी द्विध्रुव कण निकालते थे, कभी द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में निकालते थे, कभी निरक्षीय स्थिति में निकालते थे। बट अब क्या होने वाला है? अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा चार्ज होने वाला है। मान लो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक बुक है, ठीक है? तो इस बुक को मैं क्या करूंगा? चार्ज दूंगा, मतलब मैं इसको आवेशित करूंगा। और जब मैं इसको आवेशित करूंगा तो इस आवेशित करने के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मान कितना होगा, हमें अब यही फाइंड आउट करना है। लेकिन उसको पढ़ने के पहले हमें यह पढ़ना है कि जो मैं आवेश दे रहा हूं वो मैं दे किसको रहा हूं। क्या सबके लिए सेम नियम जो है सेम लगना है? क्या अलग अलग होता है? क्या होता है? अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो हम इस पूरे पेज को, चलो सबसे पहली बात, आवेशों का वितरण। वितरण का मतलब फैलाना, वितरण का मतलब फैलाना। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? मैं आवेश को दे रहा हूं, किसको? किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को, तो वो चार्ज हो जाएगा। तो सुनना ध्यान से यहाँ पे, तो आवेशों का जो वितरण होता है ना, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, चलो अलग कलर से लिखता हूं, कलर कलर कलर, चलो एक में लेता हूं बैगन, बैगन कलर, आ जाओ। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि आवेशों का वितरण, आवेशों का वितरण, आवेशों का वितरण कितनी प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। और हम इन्हीं तीनों प्रकारों को आज पढ़ने वाले हैं। सुनो ध्यान से। तो ये जो आवेशों का वितरण हो रहा है ना, ये जनरली किसके आधार पर बांटा गया? वस्तु के आकार के आधार पे, वस्तु के आकार के आधार पे। तो वस्तु का जैसा आकार होगा वैसे ही उसका नाम पड़ जाएगा। सपोज दैट, मान लो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं भैया? रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा हमारे पास क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। है तो इतना आसान से इतना छोटा टॉपिक, लेकिन कई बार ये सब बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं।
ठीक है, चलो तीसरी बात हम करेंगे किसके बारे में, आयतन, आयतन, आवेश, घनत्व, आयतन, आवेश, घनत्व के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है। चलो आ जाओ, तो हम चलते हैं अगले पेज पे। जब हम अगले पेज पे चलेंगे तो इस पेज को मैं 3 पार्ट में बांटूंगा, सुनना ध्यान से। पहले एक पेज पीछे आता है, देखो यहां पे आवेशों का वितरण होता है। आवेशों का वितरण 3 प्रकार से, एक होता है रेखीय, एक होता है पृष्ठीय और एक होता है आयतन। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर रेखीय का मतलब क्या होता है, लीनियर, रेखीय का मतलब लीनियर। अगर हमारे पास कोई वस्तु एक रेखा के रूप में, मतलब एक कोई चालक तार एक रेखा के रूप में होता है ना, तो वहां पर जो मैं आवेश को दूंगा वो आवेश कहलाएगा रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। लेकिन मान लो कि जो मैंने वस्तु है, जैसे कि मान लो ये, ठीक है, एग्जांपल लेते, सुनो। जैसे मान लो हमारे पास ये क्या है, मेरा छोटा सा पेन है जी, हमारे क्लास में एक बच्ची है शिखा, उसकी पेन है, ठीक है, छोटी सी, वो छोटी बच्ची भी है और छोटे पेन का यूज भी करती है, तो उसी की पेन है। तो मान लो कि हमारे पास एक पेन है और अगर इस पेन को मैं क्या करूं, चार्ज दूं, आवेशित करूं, तो जब मैं इसको आवेशित करूंगा तो क्या होगा, इस पे चार्ज फैल जाएगा। तो यहाँ पर जो चार्ज का रूप है ना, वो कैसा कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। क्यों, क्योंकि एक रेखा के रूप में है। लेकिन मान लो हमारे पास कोई सतह है और इसको मैंने चार्ज दिया, तो ये जो आवेश होगा वो उसके सरफेस पर फैल जाएगा, उसकी सतह पर फैल जाएगा, इसलिए उसको हम बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्यों, क्योंकि इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। अच्छा मान लो कि हमारे पास कोई बोतल है, तो अगर मैंने इसके बोतल को दिया तो इसमें आवेश कहां होगा, इसके अंदर जाएगा, तो इसका मतलब आयतन में चला जाएगा, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, आयतन आवेश घनत्व हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कोई सतह होगी तो उसकी सतह पर आवेश रहेगा, यहां पर कोई रेखा के रूप में है तो रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसको निकालेंगे तो कोई 3D, तो 3D का मतलब मान लो कोई इस प्रकार का डायग्राम होगा। अभी तो मैं इसको ऐसे बता रहा हूं, आगे वाले पेज में अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, आ जाओ अगले पेज पे। यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अरेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो पहले मैं अपने पेज को कर देता हूं पार्ट में, फिर मैं आपसे बात करता हूं डिटेल में। बस हमें आप मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट का समय दे दो बस। चलो इसका जो फ्रेम है मैं डॉट डॉट लगा देता हूं और इसको मैं फिल कर देता हूं इस कलर से। ठीक, थोड़ा सा पतला कर दें क्या, चलो इसको कभी क्लोन ए को बना लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा से और इधर कर लेते हैं, ज्यादा उधर ही है। भाई क्लोन नहीं करना, इसको इधर आ जाओ तुम। हो क्यों परेशान कर रहे हो भैया, चलो आ गया। ठीक है, तो अब मैंने पेज को अपने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। इन 3 के तीनों पार्ट में हमको उन्हीं तीनों चीजों को पढ़ना है, क्या, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश। भाई बहुत छोटा सा, बहुत हल्का सा, बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले मैं इस वाली पार्ट में आऊंगा, इसको मैं बोलूंगा रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलूंगा, रेखीय आवेश घनत्व। चाहे आप बोलो रेखीय आवेश घनत्व और चाहे आप बोलो रेखीय आवेश वितरण, दोनों का मतलब एक होता है। यहां पर हमारे पास क्या आएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये हो जाएगा हमारे पास पृष्ठीय आवेश घनत्व। तीसरा क्या आता है हमारे पास, तीसरा आएगा आयतन आवेश घनत्व। मैं एक बताऊंगा, बाकी का कार्यक्रम आपका रहेगा, तो एक पहले आपको ध्यान सुनना है, बाकी आप खुद कर ले जाओगे। सुनो, जब हमारे पास मान लो कोई चालक तार है और उस चालक तार को मान लो मैंने क्या दे दिया, आवेश, क्या दे दिया, आवेश, तो यहां पर जो आवेश होगा वो कुछ इस प्रकार से पूरे पर फैल जाएगा। ये इस प्रकार पूरे पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। यहां पर जो आवेश भैया फैला है ना मेरे साथी, यहां पर जो आवेश फैला है वो कैसे फैला है, रेखा के रूप में फैला है, इसलिए यहां पर जो आवेश होगा वो रेखीय होगा।
यहाँ पर जो आवेश होंगे वो क्या होंगे, रेखीय होंगे। तो आप इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे कि यदि किसी वस्तु के ऊपर, या सिंपल डायरेक्ट बोलो कि यदि आवेशों का वितरण, यदि आवेशों का वितरण वितरण रेखा के रूप में हो रहा है, रेखा के रूप में हो रहा है, रेखा के रूप में हो रहा है, हो रहा है, तो उसे रेखीय आवेश, इसको दूसरा कलर से लिख देते हैं, तो उसे रेखीय, हट जाओ भाई डिस्टर्ब ना करो, उसे रेखीय, अपने इस स्टूडियो में ना, मतलब ऑफलाइन की भी क्लास है, तो यहाँ पे ना मतलब हम लोग के साथ साथ में ना बहुत सारे जानवर भी रहते हैं, ठीक है, तो यही लोग हमें परेशान कर देते हैं बीच बीच में, है ना, मच्छर उच्छर। तो रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ये आ गया रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका सूत्र तो देखो ध्यान सुनना, इसको लिखा जाता है लैम्डा से, इसको किस लिखते हैं, लैम्डा से। तो यहाँ पे आएगा लैम्डा इज इक्वल टू, देखो क्यू अपॉन, क्योंकि बाबूजी लंबाई है, रेखा है, तो उसकी हमेशा क्या निकलेगी, लंबाई। तो मैं जब आवेश को लंबाई से भाग दे दूंगा तो उसको बोलूंगा रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा होता है। तो लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। देखो ध्यान सुनना, आवेश को अगर मैं एल से भाग दूंगा मतलब लंबाई से, तो रेखीय आवेश घनत्व लिखते हैं लैम्डा से, ये क्या है, लैम्डा है। अगर मैं आवेश को एरिया से, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, पृष्ठ आ रहा है, क्या आ रहा है, पृष्ठ आ रहा है, तो वहां पे अगर एरिया दूंगा तो उसको बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, और अगर मैं वॉल्यूम रख दूंगा तो उसको क्या बोलेंगे, आयतन आवेश घनत्व बोलेंगे। सुनो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इसका अगर मैं मात्रक निकालूं तो इसका मात्रक क्या है, देखो आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक है कूलाम बटे मीटर। तो इतना बात आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में आया हुआ कई बार 2 नंबर का पूछ लेता है, 1 नंबर का, कि रेखीय आवेश घनत्व तो क्या होता है। यहाँ पे मैं इसकी परिभाषा नहीं लिखूंगा, इसकी परिभाषा हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। क्लास ओवर होने के बाद आप काम रहेगा कि पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा क्या होती है वो लिखना है आपको। मैं डायग्राम बना के समझाता हूं। यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक सतह है, और उसकी सतह पर आवेश इस प्रकार फैला हुआ है। तो उसकी सतह पर फैला हुआ है, मैंने माना इस सतह का एरिया कितना है, ए। जैसे यहाँ पर ये चालक तार की लंबाई कितनी है, एल है, वैसे यहाँ पर सतह का एरिया कितना है, ए है। तो यहाँ पर जो आवेश घनत्व होगा उसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा से। किसे लिखते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए हो जाएगा। अगर मैं इसका क्या निकालू, मात्रक, तो इसका जो मात्रक है देखो, आवेश का मात्रक कूलाम और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, कोई 3D चीज रहेगा। जब कोई 3D वस्तु रहेगी तो उसका आयतन तो निकलता है ना भैया, और ये किसके लिए है, 2D के लिए है, ये किसके लिए है, 1D के लिए है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या लिखा है टॉपिक की, रेख पृष्ठ आयतन आवेश घनत्व। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे परिभाषा आपका काम रहेगा, ठीक है, ये आपका काम है लिखने का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बहुत अच्छे समझाया, जो जैसा ये वाला ना, सेम टू सेम इन्हीं चीजों को अपने शब्दों में बट पृष्ठ रख देना है, आयतन रख देना। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, 3D वस्तु बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक 3D वस्तु, चलो अच्छा ले लेते हैं शेप एक 3D। तो हमारे पास ये क्या है, 3D वस्तु आ गई, ठीक है। तो इसके अंदर चार्ज कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है। तो यहाँ पर अगर हमसे कोई बोलेगा कि चार्ज कितना है, तो मैं बोलूंगा जितना इसका आयतन है, जितना इसका आयतन है। तो मैंने बोला कि इस वस्तु का आयतन कितना है, v है। तो जो हमारे पास आयतन आवेश घनत्व होगा क्या होगा, उसको हम लोग लिखते हैं रो से। किस लिखते हैं, रो से। तो रो लिख देंगे, रो बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आ जाएगा, और बटे में क्या आएगा, v आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा रो बराबर क्यू अपॉन v। इसका अगर आप मात्रक निकालोगे तो क्या आएगा, आवेश का मात्रक कूलाम
और वॉल्यूम का मात्रक मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो एक का मात्रक कूलाम बटे मीटर, एक का मात्रक कूलाम बटे मीटर स्क्वायर और एक का मात्रक कूलाम बटे मीटर क्यूब। कैसे आ रहा है? बिल्कुल सिंपल सा है, जैसी उसकी सतह है वैसे उसको भाग दे दो। लंबाई है तो एल से भाग दे दो, क्षेत्रफल है तो एरिया से भाग दे दो, आयतन है तो आयतन से भाग दे दो। ठीक है, क्लियर हुआ? आपको क्या करना है, आपको इसका डायमेंशन लिखना है और इनकी परिभाषा लिखनी, इतना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं करोगे तो फिर मैं कैसे समझूंगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है गॉस का नियम। गॉस का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है एग्जाम में। इसके बेस पर ये नियम से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके डेरिवेशन है। चलो आ जाओ, गॉस का नियम। एक वैज्ञानिक थे गॉस। जैसे कि अगर आपने लास्ट क्लास देखा होगा, लास्ट की क्लास का मतलब लेक्चर नंबर 7, तो वहां पर मैंने आपको फ्लक्स निकालना सिखाया था। और जब मैंने वहां पे आपको फ्लक्स निकाला था तो मैं वहां पे एक फॉर्मूला लाया था, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स निकाला जाता था बट ई ए कॉस थीटा से, जहां पे ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। तो वहां पर हम लोग क्या करते थे, फ्लक्स निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूज करते थे। बट यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग आवेश का यूज करने वाले हैं। किसका यूज करने वाले हैं? आवेश का। अब सुनना, मान लो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे आवेश हैं, तो ये हो गया प्लस Q1, ये हो गया Q2, इधर हो गया Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 और ये हो गया Q8, Q9 और Q10। मैंने ऐसा मान लिया रैंडमली, आप भी कुछ भी मान सकते हो, प्लस माइनस, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आवेश इसमें कूलाम सर ने क्या बताया, सॉरी कूलाम सर का नाम याद आ रहा है, गॉस भैया ने क्या बताया, गॉस भाई अपने ने क्या बताया कि अगर आपके पास बहुत सारे आवेश हैं, बहुत सारे आवेश हैं और उन आवेशों के कारण आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो कुछ मत करना, आप सबसे पहले जितने आवेशों कारण निकालना है उसको बंद कर दो। याद रखना, जब तक अभी ये यूनिट चलेगी ना इस सीरीज में, मतलब इसका जितना भी डेरिवेशन होगा ना, सब में सेम कंसेप्ट, जिसके आवेश के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, उसको क्या कर दो, बंद कर दो। मतलब बंद करने का मतलब कोई एक आकृति ले लो और उसके अंदर बंद कर दो। तो मैंने यहाँ पर कोई रेंडमली एक ऐसा ही इस प्रकार का कोई एक मैंने क्या ले लिया, सरफेस ले लिया और इस सरफेस को मैंने बंद कर दिया। तो इस उन्होंने कहा कि इस सरफेस के अंदर कितने भी आवेश रहेंगे, उन आवेशों के कारण जो फ्लक्स का मान होगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि जब किसी काल्पनिक, जब किसी जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे आवेश हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, एक बंद पृष्ठ लूंगा। सबसे पहले इस पृष्ठ को, तो इस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, इस पृष्ठ से क्या निकालना है, फ्लक्स। क्या निकालना है, फ्लक्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे किसी पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान, फ्लक्स का मान उस पृष्ठ, किसी पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित, उस पृष्ठ में उपस्थित, उस पृष्ठ में उपस्थित नेट आवेश का, नेट आवेश का 1/ε0 गुना। तो किसी पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का जो मान होता है वो उस पृष्ठ में उपस्थित नेट आवेश का, नेट आवेश का, नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ε0 गुना होता है। आखिर इसका क्या मतलब है, वो कह रहा है कि किसी पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सुना, तो मैंने यहाँ पे एक पृष्ठ बनाया, इस पृष्ठ में कितने आवेश देखो, Q3, Q4, Q7, Q5, Q6, Q9। तो उन्होंने कहा जितना भी आवेश होगा उन सभी आवेशों को आपको कुल लिखना, उनका नेट लिखना है, मतलब जोड़ देना है। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा जितना आवेशों को आप जोड़ोगे उसको क्या करोगे, 1/ε0 से गुना, गुना का मतलब गुणा, तो उतने बार मतलब उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे।
तो जो भी मान आएगा उतना ही फ्लक्स हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने बताया कि फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फाई ई। तुमने बोला यस फाई ई। उन्होंने कहा अगर आपको उसका मान निकालना है तो आप क्या करो, जितना भी आपके पास आवेश, सभी आवेशों को जोड़ दो। तो मैंने बोला क्यों आवेश है, और बोला कि इनको जोड़ दो, तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, सिग्मा बना दिया। इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना। इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना। और उसके बाद क्या करो, उसको 1/एप्सिलॉन, चलो अच्छा इसे बताता हूँ। उसके बाद में क्या करो, 1/एप्सिलॉन से गुणा कर दो। जब आप लिखेंगे इसको सही से बना करके तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q/एप्सिलॉन। आप चाहो तो सिग्मा लगा सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, Q/एप्सिलॉन। तो यही हमारा होता है गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या होता है, फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन। मतलब किसी पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। जितना इस पृष्ठ के अंदर आवेश होगा उसी के बारे में बात करेंगे। जो उसके बाहर आवेश होगा, जैसे Q1, Q2, Q10, Q8, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पृष्ठ के बाहर है। ठीक है, तो जितना पृष्ठ के अंदर होगा उनके लिए बात करेंगे। तो उनका सूत्र आएगा फाई बराबर Q/एप्सिलॉन। इसका मतलब कि फ्लक्स निकालने के दो सूत्र हो गए मेरे पास। एक तो हो गया फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा। इस सूत्र का यूज हम लोग तब करेंगे जब हमें क्या दिया जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्तर दिया जाएगा। बट अगर हमें आवेश दिया जाएगा तो हम लोग किसका नियम का यूज करेंगे, गॉस का नियम का यूज करेंगे। यहां तक मेरी बात क्लियर हुई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक अब हमारा आता है डेरिवेशन। क्या आता है डेरिवेशन, डेरिवेशन आता है कि गॉस के नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञात कीजिए, उसके लिए सूत्र को उत्पन्न करिए। देखो भाई, अभी ये पहला डेरिवेशन है गॉस के नियम पर। अभी दो डेरिवेशन में और लेके आऊंगा, लेकिन मैं आपको पहली बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपने इस डेरिवेशन को बहुत तरीके से समझाना तो जो आगे के डेरिवेशन होने वाले उनमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत आसान हो जाएंगे वो। क्यों, हाँ डेरिवेशन अलग है, टॉपिक अलग है, लेकिन उनको करने का जो तरीका है, जो कंसेप्ट है, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसलिए मैं एक पे खूब अच्छे समय दे देता हूं ताकि आपको खूब अच्छे समय है, ताकि अगला वाला आसान बन जाए। चलो, तो हमको जो बोला है पहले मैं वो करूंगा। कह रहा है कि गॉस के नियम का उपयोग करना, कर दूंगा। कह रहा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक चालक तार ले लिया। चलो, तो मैं यहाँ पे एक चालक तार ले लेता हूं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे एक चालक तार ले लिया। ठीक है, और कह रहा है कि जो चालक तार है ना, ये आवेशित है। चालक तार कैसा है, आवेशित है। इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें आवेश है। थोड़ा सा इसको मैं और बड़ा बनाता हूं ताकि आवेश में भरने में मुझे आसानी हो जाए थोड़ी। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक चालक तार हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये चालक हमारे पास क्या हो गया, चालक तार हो गया। थोड़ा इसका मोटा कर दे, मोटा हो जाए, मोटा हो जाओ, मोटा हो जाओ, मोटे। है कहाँ गया, ओह बहुत परेशान कर रहा है भैया ये तो। चलो, इसका जो फ्रेम है थोड़ा करते मोटा ताकि समझ में। ठीक, चलो, तो हमारे पास एक चालक तार हो गया। कह रहा है इसकी लंबाई अनंत है। तो इसकी लंबाई अनंत है तो इसको हम लोग एल तो मान नहीं सकते भाई, उसकी लंबाई अनंत है। फिर यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, इसको आवेश दे दिया, क्योंकि इसने बोला है वो कैसा है, आवेशित है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, चार्ज दे दिया। तो ये मैंने इसको यहाँ पे चार्ज दे दिया, प्लस प्लस प्लस। आप प्लस प्लस करो चाहे माइनस माइनस करो, सब में कोई दिक्कत नहीं, सबका सेम आएगा। फिर कह रहा है आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो मैंने बोला कि ये चालक तार है और इस चालक तार से आर दूरी पर, इस चालक तार से आर दूरी पर मैंने क्या मान लिया, एक बिंदु मान लिया, और उस बिंदु का नाम मैंने क्या बोल दिया, पी। क्या बोल दिया, पी। और मैं बोल रहा हूँ कि इस बिंदु पी पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब देखो, अगर मेरे पास अभी एक आवेश होता और उससे आर दूरी पर एक बिंदु होता तो हम फटाक से सूत्र लगा देते पहले चैप्टर वाला। लेकिन अब के पास हमारे बहुत सारा आवेश है। जब बहुत सारा आवेश होगा तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मान दूसरे तरीके से निकलेगा। सूत्र क्या निकलेगा इसको हम लोग देखेंगे। सुनो, सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी हमको वस्तु दी जाएगी, जो भी आवेश दिए जाएंगे, उनको क्या करना है, बंद करना है। क्या करना है, बंद करना है। तो यहाँ पर इनको बंद करने के लिए मैं एक बेलन बनाऊंगा।
क्या बनाऊंगा, बेलन। तो मैंने यहाँ पर एक टू मैं बेलन बनाने का ट्राई करता हूं, देखना ध्यान से आप लोग, ठीक। चलो, और मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोन कर देता हूँ। आ जाओ भाई सिलेक्शन पे। अच्छा एक मिनट, बेलन इसमें है क्या हमारे शेप में, देख लेते हो तो बहुत आसान बन जाएगा फिर तो। बेलन ये है तो हमारे पास है ना, तो सिंपल से इसको हटाओ, हट जाओ भैया। कहाँ पे हो, सिलेक्शन पे। तो हम लोग यहाँ पे बहुत प्यार से क्या लेते हैं, बेलन हमारे पास जब ऑलरेडी भगवान ने दे रखा है सिस्टम में, तो हम बेलन ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बेलन ले लिया इस प्रकार से, और मैंने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, देखो तो ये हमारे पास ये क्या हो गया, बंद हो गया। अब अगर ये मेरा ये बंद हो गया, ये जो मेरा आवेश है, तो अब मैं क्या करूंगा, बाकी के जो नियम कानून है उनको मैं यूज कर सकता हूं। इसको एडिट करना था, नहीं होगा, चल नहीं होगा, जाने दो। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको यूज करूंगा। अब देखना, सुनना ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो बेलन है, मैंने बोला ये क्या है, आर है। तो अगर ये आर है और मैंने बोला कि जो मैंने बेलन बनाया वो बेलन अनंत लंबाई का नहीं है, तो ये बेलन की लंबाई एल है, तो यहां से यहां तक इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है, इसकी लंबाई एल हो गई। जो बिंदु P है, यहाँ पे क्या निकाला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें छोटे छोटे क्षेत्रफल करने पड़ेंगे। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखो जैसे मान लो मेरे पास एक बेलन है, तो इस बेलन की एक सतह ये बन जाएगी, एक सतह ये वाली बन जाएगी, और एक सतह ये बन जाएगी। तीन सतह ना, तो तीनों सतह पे हम क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो पहले सुनना ध्यान से, परेशान नहीं होना है अभी आपको। तो मैंने यहाँ पर एक क्या मान लिया, छोटा सा क्षेत्रफल मान लिया। मैंने यहाँ पर भी एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लिया। मैंने यहाँ पर भी एक छोटा सा क्षेत्रफल, अलग अलग तीन सतह ना, तो तीन की तीनों सतहों पे मैंने क्षेत्रफल मान लिया। इस वाले बिंदु का नाम मैंने क्या बोल दिया, इस वाले बिंदु का नाम Q, और इस वाले बिंदु का नाम मैंने क्या बोल दिया, R। भाई देखो ये कैसा आवेश है, प्लस आवेश है। अगर ये हमारे पास प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर की ओर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की ओर इस दिशा में आएगा, उसका नाम क्या होगा, ई वेक्टर। क्या होगा, ई वेक्टर। यहां पर निकालोगे तो यहां पर विद्युत क्षेत्र कहाँ आएगा, बाहर की ओर, इसका नाम क्या होगा, ई वेक्टर। यहां पर भी निकालोगे तो विद्युत क्षेत्र कहाँ आएगा, बाहर की ओर, ई वेक्टर। क्यों बाहर की ओर, क्योंकि प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर की ओर होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या करना है हमको यहाँ पे, अब देखो हमारे पास ये तल है, तो क्षेत्रफल सदिश तो मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगर हमारे पास कोई तल है तो क्षेत्रफल सदिश कहाँ होता है, हमेशा तल के लंबवत। तो तल के लंबवत ऐसे हो सकता है। अच्छा इसका लंबवत तल कहाँ जाएगा, बाहर, ऐसे जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर। बट इसको हम लोग बोलेंगे डी ए वेक्टर, क्योंकि पूरे का एरिया अगर ए होगा तो छोटा सा मैंने एरिया लिया, तो छोटा एरिया डी ए हो जाएगा। यहां पर भी छोटा एरिया डी ए वेक्टर हो जाएगा, यहां पर भी छोटा सा एरिया क्या हो जाएगा, डी ए वेक्टर हो जाएगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने एक बेलन बनाया, बेलन की तीन सतह होती हैं, तीनों सतह मैंने छोटा छोटा क्षेत्रफल लिया और मैंने इन चीजों को ऐसा कर दिया। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, आपका सबसे पहला काम होगा चित्र से, चित्र से। इसका मतलब चित्र में जो जो मैंने काम किया वो मैं लिखूंगा। मैं बोलूंगा कि एक अनंत लंबाई का चालक तार है जो कि आवेशित है, जो कि आवेशित है भैया, आवेशित बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि सबके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, जो कि आवेशित है। इस चालक तार के कारण, इस चालक तार के कारण बिंदु, इस चालक तार के कारण बिंदु P पर, कहां पे, बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। आगे क्या लिखेंगे आप, मैंने तार को बंद करने के लिए, तार को बंद करने के लिए या आवेशों को बंद करने के लिए, तार को बंद करने के लिए
एक एल लंबाई की, एक एल लंबाई का बेलन बनाया, एक एल लंबाई का बेलन बनाया। ठीक, बस मैंने यहाँ पे जो जो बातें की हैं मैंने उसमें इसको लिख दिया। आप चाहो तो आप और भी लिख सकते हो, ठीक है, बट इसका मतलब क्या होता है चित्र से जो हम लिखते हैं कि चित्र में जो जो चीजें हैं लगभग लगभग उनको हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। जब हम लोग आगे चलेंगे तो मेरा सबसे पहला मोटिव सुनना ध्यान से, जितने भी डेरिवेशन है सब में एक चीज कॉमन होने वाली, क्या कि जो हमारे पास डायग्राम होगा, मैं पहले डायग्राम बताऊंगा, उसके बाद डायग्राम में से दो समीकरण बनाएंगे। एक समीकरण हमारा काम होगा बनाने का फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा का सूत्र होता है ना, तो इससे हम एक समीकरण बनाएंगे और एक समीकरण हम लोग बाद में बनाएंगे गॉस के नियम से। क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों समीकरण को हम यूज करेंगे और उसके बाद इसको बोलेंगे समीकरण नंबर एक, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर दो, और उसके बाद समीकरण एक और दो को बराबर दिखा के विद्युत क्षेत्र का मान निकाल देंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, इधर जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लगा रहा हूं वैद्युत फ्लक्स। सबसे पहले मैं वैद्युत फ्लक्स कहाँ निकालूंगा, मैं वैद्युत फ्लक्स निकालूंगा बिंदु आर और बिंदु क्यू पे। तो आप देख सकते हो क्या होगा, तो मैं यहाँ निकाल सकता हूं कि बिंदु आर तथा क्यू पर, बिंदु आर तथा क्यू पर वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, सूत्र लगाऊंगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अरे भाई फाई बराबर ये कॉस है, मैं कोई सा भी सूत्र लगा सकता हूं, तो फाई बराबर ये कॉस थीटा। अब जरा यहाँ पे देखो ईटा थीटा क्या है, देखो यहाँ पे कितना एंगल कोण बना है 90 डिग्री, यहाँ पर भी कितना एंगल कोण बना है 90 डिग्री। तो भाई जो मेरा ई वेक्टर है, जो मेरा ए वेक्टर है, दोनों के बीच कोण कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं कितना रखूंगा 90 डिग्री। तो हो जाएगा हमारे पास फाई ई बराबर ई इंटू ए इंटू कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास सिलेंडर, जो हमारे पास चालक तार है, ये चालक तार है, इस चालक तार के कारण इसकी इस वाली सतह पे और इस वाली सतह पे कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं होगा। तो इसलिए इसको भी पे छोड़ देंगे, इसको आगे हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे। हमको क्या करना है, बिंदु पी पे निकालना है। तो आगे सुनो, तो आगे मैं यहां पे लिखूंगा कि बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत फ्लक्स, बिंदु पी पर वैद्युत फ्लक्स। चलो देखते हैं, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, फाई ई बराबर निकालना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा ई ए कॉस थीटा। क्या लिखूंगा, ई ए कॉस थीटा। लेकिन भैया यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो पूरा एरिया तो है नहीं, एरिया क्या है, छोटा, इसलिए तो मैंने डी ए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर एरिया छोटा होगा तो इसका मतलब फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और फिजिक्स में अगर कोई चीज छोटी होती है उसका आगे क्या लगाते हैं, डी। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा डी फाई। चलो थ्योरी लिखते थोड़ा से, छोटे से क्षेत्रफल के कारण, छोटे से क्षेत्रफल के कारण, छोटे से क्षेत्रफल के कारण। तो छोटे क्षेत्रफल के कारण देखो ध्यान से, छोटे क्षेत्रफल के कारण क्या होगा कि जो हमारा फ्लक्स वो भी छोटा हो जाएगा। तो फ्लक्स छोटा हो गया, उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, डी लगा दिया। आगे बढ़ो, आगे हमारे पास क्या है, ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे लगेगा डी ई ए कॉस थीटा। सुना ध्यान से, अच्छा एक मिनट, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ई, तो मैंने लगा दिया ई इंटू ए, तो हो जाएगा डी ए, क्योंकि छोटा क्षेत्रफल है, और कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। देखो भाई ये तो छोटा क्षेत्रफल है, लेकिन आप खुद देखो कि इसका जो सरफेस है इतना बड़ा है, तो इस पूरे सरफेस का हमको क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब पूरा मान निकाला जाता है उसको हम समाकलन करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समाकलन, क्या करेंगे, समाकलन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। तो जब मैं समाकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पे आएगा डी फाई ई बराबर समाकलन ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। सुना ध्यान से, अब यहाँ पे जो बाबूजी मेरा ई है और जो मेरा कॉस थीटा है, ये सब नियतांक है।
नियतांक पद कहेगा बाहर। और ये देखो छोटा सा फ्लक्स है ना, इसका तुम जब समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा फ्लक्स हो जाएगा। और पूरा फ्लक्स क्या मेरे पास फाई हमने सब माना है। उसके बाद ई ए कॉस थीटा, देखो ई और कॉस थीटा आएगा बाहर क्योंकि नियतांक है, तो ई कॉस थीटा बाहर आएगा। समाकलन क्या बचेगा अंदर, ये बचेगा डीए। डीए का मतलब छोटा क्षेत्रफल, समाकलन करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ये फाई ई बराबर ई इंटू कॉस थीटा इंटू डीए का मतलब क्या हो जाएगा, ए। छोटा क्षेत्रफल का समाकलन ए हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास हो जाएगा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ए का मान रखेंगे हम यहाँ पे, सुनना ध्यान से, ए का मान रखेंगे तो ए का मतलब क्या होता है, एक मिनट देखो यहाँ पे ए, तो इसका एरिया मतलब जो हमारा ये बेलन सतह है इसका एरिया निकालेंगे, तो इसका इस वाले पार्ट का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है। तो वहां पे मैं क्या रखूंगा, एक मान 2 पाई आर एल रखूंगा। जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो इस एक जगह मैंने क्या रख दिया, 2 पाई आर एल रख दिया, और इस कॉस का मान मैंने कितना रख दिया, 0 डिग्री। कॉस का मान 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि देखो ई वेक्टर भी उधर जा रहा है, डी ए वेक्टर भी उधर है। जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होंगे तो उसका मान 0 होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका मान कितना रख दिया, 0 डिग्री रख दिया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, चलो मैं इसका मान ही बोल देता हूँ या अगले पेज में, चलो अगले पेज में चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ओहो भाई आ जाओ। तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमारे पास क्या आया, फाई ई बराबर आ जाएगा ई इंटू ए हो जाएगा, और कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ए का मान रखूंगा तो फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। और मैंने बोला था आपको जैसे मान निकलेगा वैसे को बोलेंगे समीकरण नंबर 1। जैसे समीकरण 1 नंबर बोल देंगे आप, उसके बाद आप किसका नियम लगाएंगे, कुल गॉस का नियम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, तो गॉस के नियम से जब गॉस का नियम लगाऊंगा तो गॉस का नियम क्या होता है, देखो ध्यान से, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ पे जो क्यू है वो आवेश है, और जब आवेश है तो एक आवेश तो है नहीं यहाँ पर भैया, जो मेरा आवेश है वो एक आवेश तो है नहीं, इस पे बहुत सारे आवेश है। तो यहाँ पर आवेश किस रूप में है, रेखा के रूप में। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, रेखीय आवेश घनत्व लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, रेखीय आवेश घनत्व लगेगा। सुनो, तो लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एल। इसीलिए मैंने उसको पढ़ाया, तब आप समझ में आया होगा। लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, क्यू का मान निकालोगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एल हो जाएगा। तो ये मैं रख सकता हूं, तो जहां पर क्यू लिखा है वहां मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू एल। तो चलो आगे बढ़ता हूं मैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूं कि सूत्र में देखो ये क्यू है ना, तो क्यू का मान लैम्डा इंटू एल, तो हो जाएगा मेरे पास फाई इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। और ये मेरा बन जाएगा समीकरण नंबर 2। तो मैं इसको बोलूंगा समीकरण नंबर 2। अब जो समीकरण 1 है हमारा, जो समीकरण 2 है हमारा, दोनों को बराबर दिखाएंगे तो विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो यहां मैं करूंगा समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो समीकरण 1 का मान कितना है, ई इंटू, देखो मैं क्यों बराबर दिखा रहा हूं, क्योंकि ये भी मेरा फ्लक्स है और ये भी मेरा क्या है, फ्लक्स है। तो जब दो राशियां सेम सेम होती है ना, तो उन्हें आप बराबर दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पे ई इंटू 2 पाई आर एल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर, यहाँ पे मान कितना आया, ये आया हुआ है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो तो इसके में एल से इस वाले एल को क्या कर दूंगा, काट दूंगा। मुझे निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र को मैं एक तरफ, बाकी सारे पद को एक तरफ, तो हो जाएगा ई बराबर, देखो इसको सब उधर भेजोगे ना, ऊपर लैम्डा बचा है, तो हो जाएगा लैम्डा अपॉन का 2 पाई आर बचा इधर आ जाएगा, और इंटू एप्सिलॉन नॉट। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2 से गुणा और 2 से भाग, 2 से गुणा 2 से भाग। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू, देखो 2 से गुणा करोगे 2 लैम्डा और 2 दूनी 4, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। लिख सकता हूं कि नहीं मैं,
बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो मैंने कोई जादू टोना नहीं किया ना, मैंने कोई जादू मारा है। यहाँ पे बस मैंने क्या किया है, 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया है और उसके बाद इसको सीक्वेंस में लिख दिया है। अगर मैं ई का और आर के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ पे ग्राफ आएगा रेक्टेंगुलर हाइपर पैरा बोला, ये वाला ग्राफ आएगा। इधर मेरे पास ई हो जाएगा, इधर मेरे पास आर हो जाएगा। हालांकि इस बात को हम लोग पहले से भी जानते हैं कि दूरी जाने से, अगर हम दूर जाएंगे कहीं पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बातें मैंने बोली है। ठीक, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं और आगे प्लेस पे जाएंगे, आगे स्लाइड पे। तो हमें क्या मिलता है कि अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए, हैंड रिटन नोट चाहिए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा के टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। वहां पे आप जाएंगे तो ये आपको लोगो मिल जाएगा, इस लोगो पे आप जो भी ग्रुप होगा उस पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट टाइम पे 373-75 लोग ऐसे कुछ हैं, तो वहां पे आप ऐड हो सकते हो। चलो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, तो अपना आप ख्याल रखें भाई, पढ़ाई करते रहें। डेली क्लास आपको शाम को 7 बजे, कितने बजे मिलती भैया डेली क्लास आपको? डेली क्लास मिलती है आपको शाम को 7 बजे, तो आप जुड़ना ना भूलें। डेली 7 बजे आप यहाँ पे अवेलेबल रहा करें, लाइव रहा करें। ठीक है, चलो अपना ध्यान रखें। रात बहुत हो चुकी है और समय हुआ है अभी 12:35। तो रात के 12:35 है, अभी मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, सब तो मेहनत है, संघर्ष चलता रहेगा। हमारी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, हमें अच्छे नंबर स्कोर करना है, हमें अपना उद्देश्य नहीं भूलना है। हम एक योद्धा हैं और हम एक योद्धा की भांति अपनी मेहनत को कंटिन्यू रात दिन मिला करके एक कर देंगे और अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चा लोग, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक, और हाँ कमेंट भाई जरूर किया करो। कमेंट आप लोग नहीं करते हो यार, कमेंट करते हो तो मुझे एक फीडबैक मिल जाता है कि कैसी लग रही है आपको क्लास। ठीक है, बाय बाय।